जय हिंद सभी साथियों को। आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। तो जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों आए वन नेशन वन इलेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिप्रेक्ष्य को जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को इसमें जानना है, क्यों चर्चा में आए। तो 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन योजना की व्यवहारिकता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन योजना क्या है, तो इसके कई पहलू है, एक एक करके आइए हम लोग बात करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे देश में चुनाव की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक समय पर कराना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा के पहली बार आम चुनाव 51-52 के साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा बाद के 3 लोकसभा 1967 तक जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। बाधित के प्रमुख कारणों में से एक है, यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा, जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता को लागू किए। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और प्रतिदल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गई, जिसके कारण अंततः लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग चुनाव हुए। वर्तमान में अगर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनमें एक साथ विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। इन जो समिति गठित किया गया, इन समिति में 8 सदस्यीय समिति गठित किया गया है। इसमें कानून मंत्री के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। समिति में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, आइए जानते हैं हम लोग। अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्दे से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सवालों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आयोग ने यह संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। आयोग ने कहा कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। मतलब ये कि वर्तमान में जो हमारे संविधान में कुछ जो नियम है, उसके अनुरूप अभी वर्तमान स्थिति के अनुरूप वन नेशन वन इलेक्शन करवाना असंभव सा लगता है। संविधान एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों को एक साथ चुनाव कराने के लिए संशोधन की आवश्यकता होगी। तो आयोग ने यह भी सिफारिश किया कि कम से कम 50% राज्यों को अनुसमर्थन आवश्यक है। 1999 में न्यायमूर्ति BP
ई जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले भारतीय विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव की वकालत की थी। अब वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट ये हो जाएगा कि सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों के तनाव कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वयन होगा, विकास गतिविधि पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित होगा, चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि देश में जो हर बार, हर महीने, हर साल जो चुनाव होते रहते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव होता है, सार्वजनिक धन की खपत होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से ये सब में कमी आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इनके पीछे तर्क क्या है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होते हैं। तो हर वर्ष कोई न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव रहता ही है। तो नीति आयोग के अनुसार देश के प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होते हैं। चुनावों के चलते विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं। चुनाव की आर्थिक लागत अधिक है, इसके अलावा अन्य वित्तीय लागतें भी है। चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनावी ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं। चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किए जाने वाले इन लाखों मानव घंटे की लागत गणना नहीं की जाती है। नीतिगत पक्षघात की सामना करना पड़ता है क्योंकि आचार संहिता के कारण सरकार किसी नई महत्वपूर्ण नीति की घोषणा या उनका क्रियान्वयन नहीं कर सकती है। प्रशासनिक लागतें यथा सुरक्षा बलों की तैनाती करना तथा बार बार उन्हें उनके परिवहन पर भी भारी और दृश्यमान लागत आती है। आगे बात करें संवेदनशील क्षेत्रों में इन बलों को हटाने और देश के जगह जगह पर तैनात करने वाली थकान और बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्र को एक बड़ी अदृश्य लागत का भुगतान करना पड़ता है, जो कि एक सत्य बात है कि चुनाव के समय आप किसी भी एरिया से किसी को कहीं भी भेजा जा सकता है चुनावी ड्यूटी के लिए। तो वो ड्यूटी करने के दौरान वो बीमार पड़ते हैं। ये सारी बात रह गई जो इनके पक्ष में तर्क है। अब पक्ष है तो इसका विपक्ष भी होगा। विपक्ष में तर्क है कि एक साथ चुनाव को देश में लागू करना लगभग असंभव प्रतीत होता है क्योंकि इसके लिए विधानसभाओं के कार्यकालों में कटौती करनी पड़े या उनके चुनावी तिथियों तथा देश के बाकी भागों हेतु नियमित तारीख के अनुरूप लाने के लिए कार्यकाल में वृद्धि करना होगा। दो हो सकते हैं, हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है तो और बिहार में नेक्स्ट ईयर ही चुनाव है। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों को एक साथ लाने के लिए या तो बिहार के चुनाव को एक्सटेंड किया जाए अगले 4 सालों के लिए, तो ये संभव हो सकता है, जो कि लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसके पक्ष में अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमजोर करेगा। क्योंकि लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध, क्योंकि चुनाव में कृत्रिम चक्र को थोपना और मतदाता को चयन की आज़ादी को सीमित करता है। क्षेत्रीय दलों को नुकसान, क्योंकि एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाता द्वारा मुख्य रूप से एक तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है, जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से मुख्य तौर पे बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी हो गई जैसे जेडीयू, आरजेडी, इन सभी को नुकसान है। अगर जवाबदेही में कमी हो सकती है क्योंकि प्रत्येक 5 साल में एक से अधिक बार मतदाताओं सक्षम आने की राजनेताओं की जवाबदेही बढ़ती है।
एक साथ चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो कौन कौन से संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, इनके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। बात करें तो सबसे पहले राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वय करने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल तदनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक की तिथि के 5 वर्ष की होगी। लोकसभा और राज्यसभा का भारत में 5 सालों का कार्यकाल है। आर्टिकल 85 यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 172 172 इसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 साल होगी। तो देश में लोकसभा और राज्यसभा की 5 साल की कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 174 यह राज्य में राज्यपाल की विधानसभा भंग करने का अधिकार है। अगर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 देता है, तो वहीं 174 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो विधानसभा को भंग कर सके। आर्टिकल 356 यह केंद्र सरकार और राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम के साथ साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। बात करें आज के इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, सही बात है ये। दूसरा है, इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त आयोग पूर्व के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा पूर्व महासचिव सुभाष श्री कश्यप शामिल है, ये भी ट्रू सही है। तीसरी बात करें, 1918 में न्यायमूर्ति BF चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, तो उपर्युक्त में से सभी कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।